प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के लेक्चर का विषय है जयप्रकाश नारायण का जीवन इतिहास, जयप्रकाश नारायण का जीवन परिचय। तो आइए हम डिस्कस करते हैं जयप्रकाश नारायण के पारिवारिक जीवन, शैक्षणिक जीवन, सामाजिक जीवन, वैवाहिक जीवन, राजनीतिक जीवन के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में। जयप्रकाश नारायण को भारत में एक महान समाजवादी नेता, राष्ट्रवादी चिंतक, समग्र क्रांति का जनक, कुशल राजपुरुष एवं महान समाजवादी चिंतक के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सारण जिले के छोटे से गांव सिताब दायरा में हुआ। उनके पिताजी का नाम हर्षुदयाल व माताजी का नाम फूलरानी था। बचपन में ही देर से दांत निकलने के कारण परिवार के लोग उसे बउल अर्थात बिना दांत का बउल से संबोधित करते थे। उनका बचपन बहुत ही शांत स्वभाव का था। लगभग 6 वर्ष की आयु में उन्होंने गांव के प्राथमिक विद्यालय में उनके पिताजी द्वारा प्रवेश दिलाया गया। 9 वर्ष की आयु में उन्हें पटना के कॉलेजिएट स्कूल में 3री कक्षा में प्रवेश दिलाया गया। इस स्कूल में जयप्रकाश की गिनती 3 सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थियों में होती थी। जयप्रकाश की हिंदी साहित्य, विज्ञान व गणित विषयों में गहरी रुचि थी। 1919 में मैट्रिक पास करने के बाद जयप्रकाश का पटना कॉलेज में नामांकन हुआ। इस समय देश में जलियांवाला बाग हत्याकांड, रोल्ट एक्ट, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन एवं चंपारण सत्याग्रह की घटनाओं ने किशोर नारायण के मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डाला। – 1920 में वे महात्मा गांधी की पटना रैली व 1921 में मौलाना आज़ाद की पटना सभा में गए। वे दोनों नेताओं के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए। इसी दौरान अक्टूबर 1920 में बृजकिशोर प्रसाद की बेटी प्रभावती से उनका विवाह हो गया। विश्वविद्यालय शिक्षा। विश्वविद्यालय की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 1922 में वे अमेरिका पहुंचे। अमेरिका में उन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, आयोवा विश्वविद्यालय व विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। उन्होंने कड़ी मेहनत मजदूरी करके इन विश्वविद्यालयों में अपने पाठ्यक्रमों को पूरा किया। विश्वविद्यालय की शिक्षा के दौरान वे कई मार्क्सवादी विचारकों के संपर्क में आए। जयप्रकाश ने कहा, अमेरिका में, विस्कॉन्सिन में, मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था, घोर मार्क्सवादी बना, स्टालिनवादी नहीं। यह लेनिन का ज़माना था, यह ट्राटस्की का ज़माना था। सन 1920 में लेनिन मरे थे और 1924 में मैं मार्क्सिस्ट बना। उन्होंने एमए के लिए अध्ययन जारी रखा। एमए के लिए लिखे गए उनके शोध निबंध सोसाइटी वेरिएशन को उस वर्ष ओहियो विश्वविद्यालय का सर्वोत्तम निबंध माना गया। 13 अगस्त 1929 को उन्होंने एमए की उपाधि प्राप्त हुई। मां की अस्वस्थता के कारण वो पीएचडी नहीं कर सके और सितंबर 1929 में वापस भारत आ गए। इसी दौरान जेपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 1932 में दिल्ली के चांदनी चौक में कांग्रेस का खुला अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में शामिल प्रतिनिधियों पर हिंसक कार्रवाइयाँ की गई और उन्हें तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया। जयप्रकाश इस गिरफ्तारी से बच निकले, लेकिन इसके बाद बनारस में कांग्रेसियों की फिर बैठक हुई। यहाँ पर भी पुलिस ने छापा मारकर
जयप्रकाश को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। आखिरकार सितंबर 1932 में मद्रास में जयप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने अप्रैल 1934 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस नेता संपूर्णानंद ने भारत के लिए समाजवादी कार्यक्रम की योजना तैयार की। 22 अक्टूबर 1929 को संपूर्णानंद की अध्यक्षता में मुंबई में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की विधिवत स्थापना की गई। आचार्य नरेंद्र देव की पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया और जयप्रकाश नारायण को महासचिव। पार्टी की नीतियों एवं कार्यक्रमों पर जयप्रकाश नारायण के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा। महात्मा गांधी व पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के समाजवादी दल का स्वागत किया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी ने देश की ज्वलंत समस्याओं की ओर आम जनता का ध्यान आकृष्ट किया। 24 दिसंबर 1936 को पार्टी के तीसरे वार्षिक सम्मेलन जो फैजपुर में हुआ, उसमें जेपी को पार्टी का निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया। 1936 में उन्होंने समाजवाद पर एक पुस्तक की रचना की, जिसका शीर्षक था समाजवाद क्यों। इस पुस्तक में उन्होंने समाजवाद की विशेषताओं और महत्व का उल्लेख किया तथा महात्मा गांधी के विचारों की कड़ी आलोचना की। साम्यवादी नेता जयप्रकाश की विचारधारा से प्रभावित होकर उन्हें भारत का लेनिन और हिंदुस्तान का क्रांतिकारी नंबर 1 कहकर संबोधित करते थे। जयप्रकाश को इसके बाद जमशेदपुर में गिरफ्तार किया। 18 फरवरी 1940 को जयप्रकाश नारायण ने जमशेदपुर में भाषण के दौरान अंग्रेजी सरकार को पलटने के लिए जनता द्वारा बहिष्कार करने का आह्वान किया। इस भड़काऊ भाषण के लिए उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी पर महात्मा गांधी ने भी 1940 में अपने पत्र हरिजन में लिखा, जयप्रकाश की गिरफ्तारी एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। वे कोई मामूली कार्यकर्ता नहीं है, वे तो समाजवाद के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इस गिरफ्तारी से लोग ये महसूस करने लगे हैं कि सरकार लड़ना ही चाहती है। नेहरू ने भी उनकी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर सरकार ने कांग्रेस के खिलाफ लड़ने का ऐलान किया है। सन 1940 के अंत में जयप्रकाश को जेल से छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के बाद उन्होंने देश के कई बड़े शहरों का भ्रमण किया और कई तरह की गुप्त संस्थाओं को स्थापित किया। 23 अप्रैल 1941 को उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और राजस्थान के देवली कैंप में भेजा गया। जेल के अंदर रहकर भी उन्होंने अपने साथियों मुंशी अहमद दीन और मास्टर मोटा सिंह के साथ मिलकर क्रांतिकारी पत्रों को लिखना शुरू किया। 1943 में जयप्रकाश ने नेपाल में आज़ाद दस्ते का गठन किया। उन्होंने 10-10 सैनिकों की टुकड़ियां बनाई। इन टुकड़ियों को हथियार चलाने व तोड़फोड़ करने का प्रशिक्षण दिया गया। भारतीय सेना के कई अवकाश प्राप्त सैनिक आज़ाद दस्ते में शामिल हुए। योगेंद्र सुलभ को इस दस्ते का सेनाध्यक्ष बनाया गया। जयप्रकाश आज़ाद दस्ते के अध्यक्ष बने। भारत के सभी प्रांतों के युवक इसमें शामिल हुए। उषा मेहता के नेतृत्व में इस दल ने अपना रेडियो स्टेशन स्थापित किया। सितंबर 1943 में वो दिल्ली से रेल द्वारा रावलपिंडी के लिए रवाना हुआ। रास्ते में अंग्रेज अधिकारियों को उन पर शक हो गया। पूछताछ के बाद उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें लाहौर के शाही किले में रखा गया। इस किले में पहले 1 मास तक उनको भीषण यातनाएं दी गई। जयप्रकाश ने स्वयं इस किले को यातना गृह माना। जनवरी 1945 में उन्हें लाहौर किले से आगरा की केंद्रीय जेल में स्थानांतरित किया गया। इस यात्रा के दौरान वे 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लगातार आत्मचिंतन करते रहे। प्रथम, इस युद्ध के प्रति कांग्रेस का दृष्टिकोण, और दूसरा जो प्रश्न था कि भारत का संभावित विभाजन। 11 अप्रैल 1946 को उन्हें आगरा जेल से मुक्त कर दिया गया। जयप्रकाश देश के विभाजन के बिल्कुल विरुद्ध थे। लाहौर किले की अपनी जेल डायरी में उन्होंने लिखा,
स्वतंत्र एवं अखंड हिंदुस्तान में एक साथ रहने की भरपूर कोशिश करने के पहले ही बंटवारा कर लेने के खिलाफ मेरा घोर विरोध है। देश के बंटवारे की वजह से आज भी की एक ही समस्या का हल नहीं निकलेगा। मेरे मन में मुसलमानों के लिए थोड़ा भी पूर्वाग्रह नहीं है। यदि अपने देश की एकता सुरक्षित रहती है तो हिंदुओं के प्रभुत्व संबंधी मुसलमानों के डर को दूर करने के लिए मैं आखिरी हद तक ढील देने और गम खाने को तैयार हूँ। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार पैदा करने के लिए उन्होंने अंग्रेजों की कड़ी आलोचना की। 1946 में बिहार में भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। उन्होंने बिहार आकर दंगाग्रस्त क्षेत्रों का भ्रमण किया। दंगा स्थल को देखने के बाद वे भावुक हो गए और दंगाइयों को उनकी अमानवीय कर्तव्यों के लिए शर्मसार किया। इसके बाद सितंबर 1952 में जयप्रकाश और कृपलानी के बीच दोनों दलों के विलय को लेकर समझौता हुआ। सोशलिस्ट पार्टी और किसान मजदूर प्रजा पार्टी को मिलाकर एक नए दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। आचार्य कृपलानी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष बनाए गए। इस दल का उद्देश्य सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक शोषण से मुक्त एक वर्गविहीन एवं वर्णविहीन समाज की स्थापना करना था। इस पार्टी का लक्ष्य था कि पूरे देश में समाजवाद की स्थापना की जाए। जयप्रकाश 1951 से आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन का चिंतन मनन कर रहे थे। विनोबा भावे के इस आंदोलन से प्रेरित होकर उन्होंने 19 अप्रैल 1954 को बोध गया के सर्वोदय सम्मेलन में अपने जीवन दान की घोषणा की। जयप्रकाश ने अपने जीवन दान के बारे में अंग्रेजी पत्र जनता में लिखकर स्पष्ट किया। मैं पिछले कई वर्षों से इस तरफ खींच रहा था। इस कदम का अर्थ यह भी नहीं है कि जिन आदर्शों का मैं अभी तक समर्थन कर रहा था उन सबको अस्वीकार कर दिया गया, बल्कि इसका अर्थ तो यह है कि मैंने समझा है कि उन आदर्शों की प्राप्ति और सुरक्षा भूदान अथवा महात्मा गांधी के द्वारा अधिक अच्छे ढंग से हो सकती है। उनकी दृष्टि में यह सर्वोत्तोन्मुखी सामाजिक एवं मानवीय क्रांति की शुरुआत है। जयप्रकाश का बांग्लादेश के प्रति भी सकारात्मक दृष्टिकोण था। 1969 से ही जयप्रकाश को पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के विभाजन के संकेत पहचान ली थी। 25 मार्च 1971 को उन्होंने अपने गांव सिताब दायरा में राष्ट्रपति यहिया खान की कुटिल नीति की कड़ी निंदा की। उन्होंने मुजीबर रहमान के समर्थन में लिखा है कि उन्हें पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बहुमत और पूर्वी क्षेत्र में 98.8% सीटें प्राप्त हुई हैं और लोकतंत्र के सच्चे प्रतिमानों के अनुसार वे ही पाकिस्तान के सच्चे शासक हैं। जयप्रकाश ने तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से बातचीत कर के बांग्लादेश के पक्ष में जनमत तैयार करने के लिए विश्व के कई बड़े देशों का भ्रमण किया। उनके विश्वव्यापी दौरे से ही बांग्लादेश के पक्ष में जनमत तैयार हुआ। अक्टूबर 1971 में वे त्रिपुरा के रास्ते तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में घुसकर मुक्ति वाहिनी के मुख्य केंद्र तक गए। मुक्ति वाहिनियों को उन्होंने हर संभव सहायता पहुंचाई। इसके बाद नागालैंड की समस्या का समाधान करने के उन्होंने अथक प्रयास किए। नागालैंड में शांति बहाली के लिए मई 1964 में उन्होंने बीहड़ जंगलों में जाकर नागा विद्रोहियों से बातचीत की। नागाओं की स्वतंत्र राष्ट्र की मांग पर उन्होंने समझाया कि आज के समय में कोई भी बड़े से बड़ा राष्ट्र भी सच्चे अर्थों में स्वाधीन नहीं है। सभी राष्ट्रों में स्वतंत्रता की जगह अंतर्निर्भरता बढ़ती जा रही है। जयप्रकाश ने सुझाव दिया कि नागा अपनी इच्छा से ही भारत के अंग बने रहे। युद्ध स्थगन प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने के कुछ दिन बाद भारत सरकार और नागाओं ने प्रस्ताव को मान लिया। अप्रैल 1965 में जयप्रकाश के प्रयत्नों से नागालैंड में शांति स्थापना के लिए शक्ति दल की स्थापना की गई। जयप्रकाश नारायण ने चंबल के डाकुओं को भी देश के लिए समर्पण करने का प्रयास किया। जयप्रकाश ने अपने धैर्य एवं बुद्धिमत्ता से अप्रैल 1972 में चंबल घाटी के खुखार डाकुओं का आत्मसमर्पण करवाया। 13 दिसंबर 1971 को जयप्रकाश ने बागियों के नाम अपील जारी की। इस अपील में उन्होंने लिखा, आजकल हमारा देश नाजुक जोर से गुजर रहा है।
संकट की इस घड़ी में जबकि सारा देश अपनी सुरक्षा और आत्मसम्मान के लिए प्रयत्नशील है, चंबल घाटी के बागी भाइयों से मेरी अपील है कि वे अपना गलत रास्ता छोड़कर देश के साथ सहयोग करें। इस अपील की हजारों प्रतियां मिसल की ओर से चंबल घाटी में बांटी गई। माधो सिंह ने जयप्रकाश को पत्र लिखकर सूचित किया कि हम हथियार डालने को तैयार हैं, पर क्या समाज हमें वापिस स्वीकार करेगा। 11 अप्रैल 1972 को जयप्रकाश चंबल घाटी में डाकुओं से मिले। खूंखार डाकू मोर सिंह ने जयप्रकाश से कहा, न हमारी कोई मांग है और न कोई शर्त है, हमने तो अपना सिर आपके चरणों में रख दिए और चाहे तो बचा ले, हम कुछ नहीं कहेंगे। इस पर जयप्रकाश ने अपनी वचनबद्धता जारी कर कहा, मैं देखने को तैयार नहीं हूँ कि मेरे सामने आत्मसमर्पण करने वाले किसी बागी को फांसी हो जाए। आप में से हर एक की जान मेरी जान के बराबर है। किसी को फांसी हो गई तो मैं उपवास करके मर जाऊंगा। 14 व 16 अप्रैल को खुले समारोह में ये खूंखार 600 चम्मन डाकुओं ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। डाकुओं ने गांधी जी की तस्वीर के सामने अपने सारे हथियार डालते हुए कहा, हम आपको अपने समाज की सेवा के लिए समर्पित करते हैं। बाबू विनोबा और जयप्रकाश जी के आशीर्वाद के साथ हम नई जिंदगियां शुरू कर रहे हैं। हमसे बहुत भूले हुए हैं, इसके लिए हमें दिल से पछतावा हो रहा है। हमारी वजह से जिन जिन को दुख और तकलीफ हुई उन सब से माफ़ी मांगते हैं। इसके कुछ समय के बाद जयप्रकाश की पत्नी प्रभावती लंबे समय तक रक्त स्राव की पीड़ा से जूझ रही थी। अगस्त 1971 में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में उन्होंने अपना चेकअप करवाया तो डॉक्टर को कैंसर का संदेह हुआ। जयप्रकाश अपनी पत्नी के कैंसर से बहुत दुखी थे। 4 दिसंबर 1972 को जयप्रकाश उन्हें बम्बई के टाटा अस्पताल में लेकर आए। डॉक्टरों ने जांच के बाद पता चला कि उन्हें गर्भाशय का कैंसर है। इसके बाद प्रभावती का ऑपरेशन किया। काफ़ी समय तक वे अपने स्वास्थ्य सुधार के लिए संघर्ष करती रही। अंत में 15 अप्रैल 1972 को सुबह उन्हें एक उल्टी लगी। इसके साथ ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। अपनी पत्नी प्रभावती की मृत्यु से जयप्रकाश पूरी तरह से गमगीन हो गई और उनका स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला गया। जयप्रकाश नारायण फ्रांस में हुई छात्र क्रांति से भी काफ़ी प्रभावित हुए। फ्रांसीसी छात्रों की मुख्य मांग थी कि सत्ता काम करने की जगह पर होनी चाहिए। भारत के तत्कालीन केंद्रीय राजनीति को ध्यान में रखते हुए शेख अब्दुल्ला ने कहा कि हिंदुस्तान की किश्ती भंवर में फंसी है और यदि कोई इस किश्ती को बता सकता है तो वह जयप्रकाश ही। सन 1972 के विधानसभा चुनाव में बिहार में कांग्रेस आर ने 167 जीतकर सरकार बनाई। 19 मार्च 1972 को केदार पांडे शक्ति परीक्षण में हार गए और अब्दुल गफूर मुख्यमंत्री बन गए। 70 के दशक में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। आम जनता महंगाई एवं भ्रष्टाचार से पूरी तरह त्रस्त थी। जयप्रकाश को विश्वास था कि छात्र वर्ग ही आम जनता की समस्याओं का समाधान कर सकता है। जयप्रकाश केंद्र की कार्यशैली से बहुत ज़्यादा चिंतित थे। ये 1973 में केशवानंद भारती प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूरी तरह से संतुष्ट थे। इस निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने संसद का मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करने की असीमित शक्ति प्रदान की। इस तरह की एक दूसरी घटना 25 अप्रैल 1973 को केंद्र सरकार ने न्यायाधीश अजीत नाथ रे को न्यायाधीश SS सिकरी के अवकाश ग्रहण करने पर 26 अप्रैल से भारत का मुख्य न्यायाधीश बनाने की अधिसूचना जारी की। जयप्रकाश केंद्र सरकार के इस रवैये से काफ़ी नाराज थे। उनको पता था कि केंद्र सरकार तानाशाही दिखाकर व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं न्यायपालिका का दायरा सीमित करना चाहती है। 7 जनवरी 1974 को नई दिल्ली में अनेक छात्र संघों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में छात्र प्रतिनिधियों ने देश में व्याप्त भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा स्तर में गिरावट व लोकतांत्रिक मूल्यों के हनन पर जमकर सरकार की आलोचना की। इसके बाद 18 मार्च 1974 को पटना विश्वविद्यालय के छात्रों को बिहार सरकार के विरुद्ध विधानसभा का घेराव किया। धरने के दौरान पुलिस व छात्रों के बीच हिंसक झड़प हुई। बिहार के कुछ क्षेत्रों में स्थिति काफ़ी तनावपूर्ण हो गई।
19 मार्च को प्रदेश में फिर हिंसा भड़क गई और कुछ शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया। छात्र नेताओं ने जयप्रकाश से छात्र आंदोलन के नेतृत्व की मांग की। जयप्रकाश ने अपनी असुविधा के कारण इस पेशकश को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने छात्रों पर पुलिस की हिंसक कार्रवाई की कड़ी निंदा की। उन्होंने एक वक्तव्य जारी करके कहा, पहले यह जरूरी है कि सरकार अपने तंत्र को दुरुस्त करे, भ्रष्ट मंत्रियों और अफसरों को बर्खास्त करे, प्रशासन को प्रशासन को चुस्त बनाए तथा कालाबाजारियों, जमाखोरों, मुनाफाखोरों से सख्ती से पेश आए, भुखमरी से राहत देने की व्यवस्था करे और छात्रों की समस्याओं को सहानुभूति से सुने तथा विचार विमर्श करके इसका समाधान निकाले। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कुशासन, भ्रष्टाचार आदि के प्रति मौन, तटस्थ, दृढ़ता बनकर नहीं रह सकता, चाहे वह दुस्थितियाँ पटना में हो या दिल्ली में या कहीं और हो। देश की ऐसी दुर्दशा के लिए कम से कम मैंने स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी थी। इस प्रकार जयप्रकाश ने अप्रत्यक्ष रूप से छात्र आंदोलन का मार्गदर्शन किया और जरूरत पड़ने पर इसकी सक्रिय भूमिका का भी आश्वासन दिया। जयप्रकाश नारायण की छात्र राजनीति में भूमिका से प्रभावित होकर वह अप्रैल 1977 को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में छात्रों ने जयप्रकाश को लोकनायक की उपाधि से सम्मानित किया। बिहार छात्र संघर्ष समिति ने बिहार विधानसभा को भंग करने तथा इंदिरा सरकार से इस्तीफे की मांग की और इस पूरे देश में छात्र आंदोलन चलाने का आह्वान किया। लोकतंत्र को बनाए रखने और उसे मजबूत करने के लिए जयप्रकाश ने 14 अप्रैल 1977 को दिल्ली में जनतंत्र समाज की स्थापना की। 23 अप्रैल 1977 को उन्होंने छात्र आंदोलन के नेतृत्व को स्वीकार किया। उन्होंने छात्र आंदोलन को स्वीकार करने से पहले 2 शर्त रखी। पहली शर्त में उन्होंने कहा कि छात्र आंदोलन पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा और दूसरी शर्त में उन्होंने कहा कि सभी अनुयायी सहर्ष मेरे नेतृत्व को मानेंगे। जयप्रकाश ने 5 सप्ताह का आंदोलन का विस्तृत कार्यक्रम अपने सहयोगियों को दिया। पहला जन जागरण सप्ताह, दूसरा संगठन सप्ताह, तीसरा विधानसभा भंग करो सप्ताह, चौथा मितव्ययिता सप्ताह, पांचवा विश्व में शिक्षा में क्रांति सप्ताह। इस प्रकार बिहार में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरुद्ध छात्र आंदोलन जोरों पर हो गया। 7 मई से देशव्यापी रेल हड़ताल शुरू हो गई। बड़ी संख्या में छात्रों और नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 5 जून 1977 को जयप्रकाश ने पटना के गांधी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। उन्होंने कहा, यह कोई विधानसभा को संबोधित करते हुए संपूर्ण क्रांति पर उन्होंने प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि यह एक संपूर्ण क्रांति है, यह कोई विधानसभा के विघटन का आंदोलन नहीं है, यह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, हमें दूर जाना है। 9 अगस्त को उन्होंने संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में मनाया। उस दिन शराब की दुकानों, शराब की भट्टियों और सरकारी कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन किया। 15 अगस्त को लोक स्वराज दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें छात्रों और युवकों ने सरकारी समारोह का बहिष्कार किया। अक्टूबर को गांधी जयंती पर संकल्प दिवस मनाया गया। जयप्रकाश ने बिहार के साथ साथ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर भारत के राज्यों में क्रांतिकारी आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया। संपूर्ण क्रांति के लिए उन्होंने 1 जनवरी 1975 को एक स्वतंत्र युवा संगठन की घोषणा की। इस संगठन का नाम छात्र युवा संगठन वाहिनी रखा गया और इसे पूरी तरह निर्दलीय लोगों का संगठन बनाने की कोशिश की गई। इस संगठन में लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत को स्वीकार किया गया। धीरे धीरे आंदोलन पूरे देश में फैलने लगा। 6 मार्च 1975 को दिल्ली में जयप्रकाश के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में यह नारा लगाया गया, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 5 जून 1975 को उनके नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति के लिए कोलकाता में विशाल रैली का आयोजन किया गया। 25 जून 1975 को जयप्रकाश ने राजनीतिक भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। 25 जून
26 जून 1975 को सुबह 4 बजे जयप्रकाश को आपातकाल के कारण गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करके हरियाणा के सोहना नामक स्थान पर नज़रबंद रखा गया। इस दौरान जयप्रकाश के स्वास्थ्य में निरंतर गिरावट आती गई। उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दाखिल किया गया। कुछ समय के स्वास्थ्य लाभ के बाद वे पुनः राजनीतिक रूप से सक्रिय। आपात के दौरान उन्होंने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी की तानाशाही का विरोध करते हुए कहा, यदि इंदिरा इस भ्रम में है कि वे देश पर तानाशाही के रूप में शासन कर सकती है तो उन्हें बड़ी निराशा होगी। अपने जैसे बड़े देश में जहां लोगों में इतनी विभिन्नताएं हैं, तानाशाही नहीं चल सकती है। यदि तानाशाही थोपने की कोशिश की गई तो राज्य अपनी आज़ादी की मांग करने लगी। इंदिरा अव्यवस्था और अराजकता को बढ़ावा देगी। इसके बाद 1977 के आम चुनाव में जयप्रकाश नारायण का बड़ा योगदान रहा। जयप्रकाश ने विपक्षी दलों को मिलाकर जनता पार्टी का गठन किया। जगजीवन राम ने कांग्रेस से अलग होकर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी का गठन किया। इस दल ने भी जनता पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। 1977 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी करारी हार हुई और जनता पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली। स्वयं श्रीमती इंदिरा गांधी रायबरेली सीट पर राजनारायण से चुनाव हार गई। संजय गांधी अमेठी से चुनाव हार गए। जनता पार्टी में जगजीवन राम और मोरारजी देसाई के बीच प्रधानमंत्री के पद को लेकर खींचातानी जारी रही। जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री पद के लिए मोरारजी देसाई के नाम का समर्थन किया। जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो जयप्रकाश ने भावुक होकर कहा, मेरा काम पूरा हो चुका है और अब मैं मरना चाहूँगा। जनता पार्टी की सरकार से निराश हुए 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो उनकी नीतियों से जयप्रकाश नारायण जो है खुश नहीं थे। कुछ समय वो बीमार रहे और अमेरिका में रहकर उन्होंने अपना इलाज करवाया। भारत वापस आकर उन्होंने अनुभव किया कि जनता पार्टी अपनी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर चुकी है, लेकिन अभी तक सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर पाई है। 7 अक्टूबर 1979 को उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें सांस लेने में काफ़ी कष्ट हो रहा था। 8 अक्टूबर 1979 को सुबह 5 बजे उनके निजी सेवक गुलाब सिंह कमरे में गए तो उनकी आंखें बंद थी। 9 अक्टूबर 1979 को उनका अंतिम संस्कार पटना के बासघाट में किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी उनके सम्मान में झंडा झुकाया गया। जयप्रकाश की कुछ प्रमुख रचनाएं थी जिनमें प्रिजन डायरी, वाई सोशलिज्म, समाजवाद, सर्वोदय एवं लोकतंत्र, मेरी विचार यात्रा, नेशनल बिल्डिंग इन इंडिया। उन्होंने एक महत्वपूर्ण लेख लिखा, ऐसे सत्य का शोध। उनकी 2 महत्वपूर्ण कहानियाँ भी थी, टॉमी पील और दूज का चांद। उन्होंने एक कविता लिखी जिसका शीर्षक था मेरा जीवन। 1975 में एक कविता लिखी थी। तो ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की कुछ रचनाएं थी। जयप्रकाश नारायण एक भारत के महान व्यक्तित्व थे जो देश के एक विशिष्ट राजनीतिक व्यक्तियों में उनकी गिनती होती थी। उनका जीवन हमेशा संघर्षपूर्ण रहा। उन्होंने कभी भी राजनीतिक लालच के लिए, लोभ के लिए, राजनीतिक पद को प्राप्त करने के लिए कार्य नहीं किया। उन्होंने आजीवन जो है देश की सेवा की। उन्हें एक बहुत बड़े देशभक्त के रूप में जाना जाता है। देश में लोकतांत्रिक समाजवाद के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। जयप्रकाश नारायण के जीवन इतिहास से संबंधित आज का ये लेक्चर ही समाप्त होता है। आप सबका धन्यवाद।